महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बंगाल में जाकर तो ये गुजरात मॉडल की उसके यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर यूपी मॉडल तय कर दूंगा। तो हम लोग बताना चाहते हैं बंगाल वासियों, अगर आप लोगों को देखना होगा ना कि यूपी मॉडल कैसा है, तो एक बार आप सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में रहता है, यहाँ पर आप एक बार पता करवा लीजिए। एक बहुत पुरानी कहावत थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। और हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसे माहौल हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा और दिन भर बलात्कार, रात भर गांजा। और बंगाल वालों, ऐसे माहौल देखना है तो एक बार आप यूपी आ जा। यूपी में आकर देख लीजिए। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस की हमारी एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसे रात्रि में ये हिंदू धर्म के फर्जी तथाकथित ठेकेदार जो हिंदुत्व का दम भरते नहीं रोक पाते, क्या उन्हें नहीं पता है कि हिंदू धर्म के अनुसार रात्रि में किसी के शव को जलाना हिंदू धर्म में मान्यता नहीं है? क्या इन लोगों को नहीं पता कि उन्नाव में हमारी बेटी के साथ किस प्रकार का प्रकरण हुआ था, मेरठ में किस प्रकार हुआ था, हाथरस में कैसे हुआ था, सहारनपुर में कैसे हुआ था? निरंतर छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ, 14 साल की बच्ची के साथ आज उत्तर प्रदेश में ये माहौल है कि हमारे चाचा ताऊ माँ बाप अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर भेजने से पहले, स्कूल कॉलेज भेजने से पहले, जॉब भेजने से पहले डरते हैं कि आखिर हमारी फूल सी नाजुक बच्ची वापस घर आएगी कि नहीं आएगी। आखिर वो जब वापस आएगी कोई मन चला उसके चेहरे पर एसिड ना फेंक दे, कोई हवस का दरिंदा, कोई शैतान उसे अपनी हवस का शिकार ना बना ले। आज हमारे उत्तर प्रदेश के माँ बापों में अपनी बहन बेटियों के प्रति, अपनी बच्चियों के प्रति इस प्रकार की संवेदनाएं हैं। अगर इस प्रकार का यूपी मॉडल है तो बंगाल वालों, मर्जी आपकी कि आपको यूपी मॉडल चाहिए या फिर इन लोगों से, झूठे तथाकथित फर्जी लोगों से छुटकारा चाहिए। आप एक युवा हैं, मोदी जी कई बार बोल चुके हैं कि इस देश के युवा को समझना होगा। इस देश का युवा किसी की बातों में ना आए, चाहे मैं कहूँ भड़कावे में ना आए, क्योंकि बहुत प्रदर्शन हुए हैं इस देश में मोदी सरकार के आने के बाद। 2014 में क्या 2013 से जहाँ से इनकी सरकार आई है, मैं वहाँ से जिक्र चलूँ तो 2013 में युवा मुजफ्फरनगर दंगे में इनकी बातों में चपेट में आ गया था। 2014 में इनके उसके बाद इनकी बातों में आ गया था कि तुम्हें 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, तुम्हें 15 लाख रुपए मिलेंगे, नई नई कंपनियां आएंगी, तुम रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन अब इस देश का बेरोजगार, इस देश का नौजवान, माननीय मोदी जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जागरूक हो चुका है। अब वो समझ चुका है कि उसके घर में रोटी मंदिर और मस्जिद जाने से नहीं आएगी, उसके घर में रोटी नमाज पढ़ने से या पूजा करने से नहीं आएगी। घर में रोटी आएगी तो शिक्षा से आएगी, पढ़ने से आएगी, रोजगार से आएगी। और जब शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात आप नहीं करोगे तब तक इस देश का नौजवान अब आपके झांसे में आकर मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान के झांसे में आकर बिल्कुल आपकी बात मानने वाला नहीं है। अगर आप मंदिर मस्जिद की बात करोगे तो इस देश का नौजवान आपसे रोजगार की बात मानेगा। अगर आप मंदिर हिंदू मुसलमान की बात करोगे तो इस देश का नौजवान आपसे शिक्षा की बात करेगा। ये शिक्षा का निजीकरण आप लोगों ने जो किया था उसका आज ये हाल है कि आप उत्तर प्रदेश जाकर देखिए मैडम, हमारे वहाँ छोटे छोटे बच्चे सरकारी संस्थानों में खिचड़ी खाने के लिए, चावल खाने के लिए जाते हैं। सरकारी संस्थानों की इतनी बुरी हालत वहाँ पर है। शिक्षा का निजीकरण जो इन लोगों ने किया, अगर 10 रुपये में, 100 रुपये में पढ़ने वाला बच्चा अगर सस्ती शिक्षा पाकर, अच्छी शिक्षा पाकर आगे बढ़ जाएगा तो इन्हें डर है कि आने वाले समय में वो हिंदू और मुसलमान के जाति के नाम पर जो आप लोग लड़वाते हो वो तो आप लेकर खड़ा हो जाएगा कि मंदिर और मस्जिद से हमारे नाम पर घर में रोटी नहीं आने वाली है। अरे मंदिर और मस्जिद में अगर जाकर घर पे रोटी मिलती, बच्चों को शिक्षा मिलती, रोजगार मिलता, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस देश का जो अंबानी अडानी बड़े बड़े पूंजीपति हैं तो वे मंदिर में बैठने वाला पंडित और मस्जिद में बैठने वाला मौलाना होता, क्योंकि सुबह से शाम तक मंदिर और मस्जिद में रहकर अल्लाह और राम राम जपते हैं। आज़ादी की दूसरी जंग देख रहे हैं आप यहाँ पर, सरकार सुनने को राजी नहीं है, तो क्या लग रहा है सरकार सुनेगी इन किसानों की? देखो, आज़ादी की जंग तो 90 वर्ष चली थी, 1857 से शुरू हुई थी, 1947 में देश आज़ाद हुआ था। तो ये तो अभी 4 महीने हुए हैं। और जैसा कि भगत सिंह ने कहा भी था कि मेरे देश में ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन काले अंग्रेज आएंगे जो इस देश में जाति और धर्म के आधार पर आपस में बंटवारा करके और इस देश में दोबारा पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की स्थापना करेंगे। आप लोग देखिए कितनी पुरानी कही हुई बातें आज वास्तव में सच हो रही है। आज पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो सत्ता में लोग आए हैं वो धर्म और जाति के आधार पर, हिंदू और मुसलमान के आधार पर, मंदिर और मस्जिद के आधार पर लोगों को बंटवा कर इस सत्ता में आए हैं। और आज इस देश के किसान, कमेरे, मजदूर वर्ग, नौजवान की, महिलाओं की, इस देश के सरकारी कर्मचारियों की, रेलवे कर्मचारियों की,
किसी की बात नहीं सुन रहे हैं और जो लोग अपने आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं उन्हें आतंकवादी बता देते हैं, देशद्रोही बता देते हैं। अरे इस देश में लोकतंत्र कहाँ रह गया है, कहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी रह गई है कि हम लोग सड़कों पर आते हैं तो हम पर मुकदमा लगाकर जेल भेज दिए जाते हैं। अरे हम मेरठ से एक पदयात्रा शुरू करते हैं गाजीपुर बॉर्डर आने के लिए तो हमें रास्ते में रोककर फर्जी मुकदमे लगाकर हमें जेल भेज दिए जाते हैं। कहाँ रह जाता है इस देश का लोकतंत्र? इस देश का नौजवान चीख चीख कर कह रहा है माननीय मोदी जी हमें नौकरी दे दो। इस देश का किसान चीख चीख कर कह रहा है कि हमें एमएसपी पर कानून दे दो। इस देश की महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि हमें सुरक्षा की गारंटी दे दो। इस देश के वकील चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम कोर्ट में बैठने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं है। तो इस देश में आखिर सुरक्षित है कौन? अंबानी, अडानी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा इस देश में कौन सुरक्षित है? मुझे आप लोग। तो 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है जो हिंदू मुस्लिम की बात आपने करी, ये जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड है वहाँ पर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल चल रहा है। वहाँ पर इन लोगों ने अपने तथाकथित गुंडे भेजकर उन लोगों ने जहाँ जहाँ ममता बनर्जी की रैलियाँ होती थी वहाँ पर इन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगवाए। इन लोगों ने ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और तो वहाँ की आज तक की उन लोगों का मानना है कि सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री को भी इन लोगों ने अपने दंगे की चपेट में ले लिया, उनका पैर तुड़वा दिया। और बंगाल में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं, जो जात पात और धर्म के आधार पर इन लोगों ने वहाँ पर वोट मांगने का काम किया। उसका प्रथम चरण के चुनाव के पहले ही दिन आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर हिंसा होने के दौरान 4-5 व्यक्ति मौत हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो ये ऐसा कार्ड अब बंगाल की जनता भी पहले चरण के चुनाव में समझ चुकी है। बंगाल के लोगों ने माननीय राकेश टिकैत जी को भी यहाँ से इसी आह्वान पर बुलाया था कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है, आप एक बार आइए और इस देश हमारे बंगाल के किसानों को समझाइए कि आखिर समस्या है क्या। और ये देखिए कि हमारे राकेश टिकैत जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और बंगाल के लोग जो हैं भाषा यहाँ की नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनका भाव जुड़ा हुआ था, उनकी फसल जुड़ी हुई थी। उन्होंने राकेश टिकैत जी की फीलिंग से ही समझ लिया कि इस देश की किसानी पर अब संकट आ बढ़े हैं। अगर अब सड़कों पर नहीं आए तो फिर कभी नहीं उतर पाओगे। जैसा कि राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तब संसद आवारा हो जाती है और जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती। इसलिए जिंदा कौमें जो आज सड़कों पर हैं ये आने वाले चुनाव का समय का इंतजार नहीं करेंगे कि 5 साल बाद चुनाव आएंगे, उसके बाद नई सरकार को लाएंगे, वे एमएसपी पर कानून बनाएंगे। अब जिंदा कौमें सड़कों पर हैं तो अपनी बात मंगवाने के लिए, और जो 5 राज्यों में मैसेज जाएगा इस देश के यहाँ से किसानों का, वो उन 5 राज्यों में बताने का काम करे किसान इस देश का सड़कों पर है। अगर आप इनकी तरफ नहीं देख सकते तो वहाँ पर झूठे वादे करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि तो 5 राज्यों में वहाँ पर मैसेज नहीं जाएगा क्या? जब स्पेन में चला गया, जब से यहाँ से आंदोलन चला है, विश्व का एकमात्र देश इस आंदोलन के बाद स्पेन ऐसा बना है जिसने पहला कानून एमएसपी पर बनाया है। आज तक किसी भी देश ने एमएसपी पर कानून नहीं बनाया था। यहाँ से आवाज़ गई स्पेन में, और यहाँ से आवाज़ जाने के बाद स्पेन के लोगों ने विरोध किया, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर जो सरकार थी वो लोकतंत्र को मानने वाली सरकार थी। उन्होंने अपने देश के लोगों के भाव, उनकी भावनाओं को कदर रखते हुए एमएसपी पर कानून बनाया। और हमारे देश के लोग जो कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो आप लोग इस लोकतंत्र को ताक पर रखते हुए हिंदू और मुसलमान से बाहर रखिए और माननीय मोदी जी इन किसानों से आकर सीधे सीधे मुंह पर बात कीजिए। मुझे लगता है कि अगर आपने इन लोगों की बातें मान ली, एमएसपी पर कानून बना दिया, और आप लोगों ने जो तीनों काले कानून आप कोरोना काल में उस समय लेकर आए हो जब पूरे देश के लोग अपने अपने घरों में कैद थे, सड़कें सुनसान थी, जब जिससे हमारी संसद आवारा होने का काम किया, तो ये सब बातें भुलाकर इस देश का किसान हो सकता है दोबारा आपको पलकों पर बिठा ले। लेकिन एक बार आप आइए इनके बीच में, इनके बात कीजिए, एमएसपी पर कानून बनाइए और तीनों कृषि कानूनों को वापस कीजिए। पर बांग्लादेश में तो मोदी जी चले जाते हैं, वहाँ पर तो उनकी आज़ादी की जंग की भी बात करते हैं। हमें वास्तव में शर्म आने लगी है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो विदेश नीतियों से जो भी जाते थे, विदेशों में दौरे होते थे, हमें लगता है कि हमें दूसरे देशों से समझौते अच्छे होंगे और हमारा देश विकासशील देशों से हटकर विकसित देश बनने का काम करेगा। लेकिन अब इन लोगों ने अपने से छोटे देशों में जाकर भी ऐसी हास्यास्पद बातें करनी शुरू कर दी है कि हमें दुख होता है और हमें बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और वहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे दिए कि वहाँ पर इतना बड़ा दंगा हो गया कि वहाँ पर करीब 10-12 व्यक्तियों की मौत हो गई। उनका इतना बड़ा विरोध हो गया। अरे आज तक का एक प्रधानमंत्री बता दीजिए जो किसी दूसरे देश में गया हो और वहाँ पर हिंसा भड़की हो, वहाँ पर दंगे हुए हों, वहाँ पर आदमियों की मौत हुई हो। अरे हमारा तो वो सम्मान था इस देश का कि हमारा प्रधानमंत्री अगर किसी भी देश में जाता था तो वहाँ के लोग, वहाँ के
प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति एक पैर पर खड़े होकर इनका सम्मान करने के लिए आ जाते थे, और वहाँ पर आज चंद लोग इनका विरोध करने लगे हैं और वहाँ पर दंगा होने लगे हैं। तो आप लोग समझ जाइए कि देश किस ओर दिशा में जा रहा है। अब भी किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, इस देश के प्रत्येक वर्ग को सड़कों पर आने की आवश्यकता है और अपने प्रधानमंत्री को झंझोड़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी कभी तो 1985 में ईमेल कर देते हैं, कभी चाय बेच देते हैं, कभी कहते हैं मैंने 15 साल मांग कर खाया, कभी कहते हैं मैं 18 साल जंगलों में रहा, कभी कह देते हैं मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। अरे आखिर एक ही जीवन में, इतनी उम्र में आप लोगों ने 15-20 साल आप लोग मुख्यमंत्री भी रह लिए, आप पिछले 7 सालों से देश के प्रधानमंत्री भी हैं, आपने देश की राजनीति भी कर ली, आप RSS के स्वयंसेवक भी रह लिए, आपने चाय भी बेच ली और आपका जीवन काल भी कट गया। आप लोग फिर फर्जी डिग्रियां भी दिखाते हैं कि मैं स्कूल कॉलेज भी गया हूं। आखिर प्रधानमंत्री जी अपनी उम्र बता दीजिए, 200-250 वर्ष की हो गई है क्या? तो विश्व स्तर पर देश में तो आप लोगों को पता ही था, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही हो या आपके किसी अंध वक्ता मेरी आवाज़ जा रही हो, वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचा दीजिए। और हाथ जोड़कर निवेदन ये करना चाहेंगे कि विश्व स्तर पर हमारी बेइज्जती मत कराइए, मत कराइए, मत कराइए। आखिरी सवाल, अभी अनेक परिस्थितियां आपने देखी भी, चाहे वो ट्रैक्टर रैली के दौरान देखी हो, किसानों ने जो प्रयास करे उस दौरान देखी हो, आगे भी परिस्थिति आगे बनेंगी? हिंसा की बात करूं तो कोशिश की जाएगी? देखिए, किसान हमेशा से अहिंसावादी रहा है। गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ हमारे कुछ नौजवान साथी भगत सिंह को मानने वाले लोग भी हैं, लेकिन भगत सिंह भी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे और ये भी नहीं करते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो गांधी जी को मानने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ ऐसा जरूर होगा कि माननीय राकेश टिकैत जी ने कहा कि ये लोग कहते हैं MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। तो सबसे पहले अभी जब हमारे गेहूँ कटेंगे तो हम अपने मंडियों में लेकर जाएंगे, अगर वहाँ पर इनकी फसलों की खरीदना हुई तो DMK ऑफिस लेके जाएंगे, और उसके बाद भी MSP पर खरीदना हुई तो पूरे देश के लोग संसद भवन पे जाएंगे और वहाँ पर अपनी फसल बेचने का काम करेंगे। लेकिन वहाँ पर कानून व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता देश की सरकार को है, ना कि इन भोले भाले किसानों को। इन्हें गुमराह ना किया जाए, इन पर कोई लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले ना बरसाए जाए। किसान से ज़्यादा हिंसावादी आप लोगों को इस देश में कोई नहीं मिलेगा। ऐसा कोई आंदोलन आप लोगों ने देखा है कि 4 महीने से इतने शांतिपूर्ण तरीके से जब आपके गुंडे विधायक यहाँ जाते हैं, इन किसानों को धमकाने का काम करते हैं, आप इन किसानों की बिजली काट लेते हो, आप इन किसानों का पानी हटा देते हो, कभी इनको देशद्रोही बता देते हो, फिर भी इतने शांतिपूर्ण तरीके से अगर ये आंदोलन चला रहे हैं तो इनसे बड़ा अहिंसावादी इस देश में कोई नहीं हो सकता। और हम ये किसान, इस देश का नौजवान हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस प्रकार भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे और बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है, तो हम अपने विचारों के धमाकों से इस देश की संसद को, गूंगी बहरी संसद को जगाने का काम करते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते।